सेक्शन का नाम की नोट्स। ये 10-10 मिनट का सेक्शन मैं आपको लिखाऊंगा इसी क्लास में। सारे टॉपिक्स को लेते हुए चलना है हमें। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के टोटल के कुछ की टर्म्स लिखा रहा हूँ मैं आज, और ये इग्नू की बुक से लिखा रहा हूँ। इग्नू की बुक्स में कुछ अच्छा रेफरेंस मटेरियल मिला मुझे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इग्नू, ऊपर से हेडिंग डाल देंगे इग्नू बुक्स, ठीक है। तो मैं अपने हिसाब से आप लोगों के लिए अच्छा सा एक मटेरियल सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि अच्छे नोट्स बन जाए हमारे। तो एरिस्टोटल में कुछ बेसिक टर्म्स को तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी और सारी चीजें। थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कुछ और टर्म्स को लिखा रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो जैसे कि एक है डायोनिया, DIANOIA, सारे बच्चे देखेंगे DIANOIA, डायोनिया। द इनर क्वेश्चनिंग, द इनर क्वेश्चनिंग, QUESTIONING, the inner questioning slash thought process, the inner questioning or thought process that goes on in the mind of a character, that goes on in the mind of the character, that goes on in the making him choose one way or another, making him choose one way or another. सो आप इसको बहुत शॉर्ट में क्या लिखेंगे डायनिया को, ठीक है। आप इसमें लिखेंगे इसको द थॉट प्रोसेस दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द डायलॉग, द थॉट, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, देखो क्या है डायोनिया, क्या है द इनर क्वेश्चनिंग है। एक ऐसी इनर क्वेश्चनिंग है जो कि या थॉट प्रोसेस का एक फॉर्म ले लेती है, दैट गोज ऑन इन द माइंड ऑफ द कैरेक्टर मेकिंग हिम चूज वन वे और अनदर। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं एरिस्टोटल ने टर्म अपने पोएटिक्स में दिया है, और ये इंपॉर्टेंट टर्म है। जो 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी हमने बोला है, उसमें जो है थर्ड पार्ट है जो प्लॉट कैरेक्टर थॉट, थॉट के अंदर ये डायनिया वर्ड आता है, ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा रिसर्च किया, तो आप लिख सकते हैं कि जो 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी में ऊपर से हेडिंग डाल के थॉट के अंदर, थॉट से एरो देके आप डिफाइन कर सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी। एंड थॉट के अंदर डायोनिया उन्होंने बोला है कि द थॉट प्रोसेस है दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द डायलॉग। तो इसको हम, ये क्वेश्चन आया है आपके यूपी टीजीटी में, नेट में एक बार आया है। ये क्वेश्चन के बेस पर मैं थियरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या आया था कि soliloquy का टेक्निकली दूसरा नेम क्या है, ठीक है। तो soliloquy का दूसरा नेम एक्चुअल में जो एरिस्टोटल ने दिया है वो डायनिया है, ठीक है। तो आप वहां पर डिफाइन कर लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट हाइलाइटर लेके कि soliloquy इट इज इन जनरल टर्म्स, एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने जो डिवाइस किया है, इसी टर्म को जो एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट ने डिवाइस किया नैरेटिव टेक्निक के तौर पे, तो उन्होंने क्या किया soliloquy, स्पेलिंग लिख लिया मैंने SOLILO, इथोस, इथोस बार बार आ रहा है, इथोस, ठीक है। तो इथोस जो हमारा टर्म है, इथोस का मतलब क्या है, द मॉरल फाइबर और द एबिलिटी टू चूज। इथोस का मतलब क्या है, द मॉरल फाइबर, FIBR, द मॉरल फाइबर और द एबिलिटी टू चूज। सो प्लीज पे अटेंशन कि इथोस को मतलब एरिस्टोटल क्या कहते हैं, एबिलिटी टू चूज, हाइलाइटर लगा देंगे, अंडरलाइन कर देंगे। सो इथोस इज हमारी योग्यता है, किसी कार्य को चुनने में जो हमारी योग्यता है, हम कहते हैं इथोस। मैंने इसको सरल शब्दों में और जगह भी बताया है, सेट ऑफ मोरल वैल्यूज है, सेट ऑफ मोरल वैल्यूज भी कह देते हैं हम,
इथोस को हम डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ मोरल वैल्यूज। जनरल जो लैंग्वेज है उसमें इसका मतलब है सेट ऑफ मोरल वैल्यूज, बट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल जो इसका मतलब है एबिलिटी टू चूज, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू, आज आप पढ़ के आना। सो लेक्सिस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो हमने देखा कि डिक्शन के अंदर इस वर्ड को लिया गया है, और साथियों इसको हम कहते हैं, दो पार्ट्स हैं इसके, एक है स्पोकन वर्ड और एक है स्पोकन वर्ड डिक्शन, और एक है संग, SUNG, संग। संग मीन्स द वन विच इज संग, दैट इज सॉन्ग का थर्ड फॉर्म हो गया संग, राइट। सो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल डिक्शन, वैसे तो लेक्सिस का मतलब हम देखते हैं कि वर्ड होता है, आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट लेक्सिकोग्राफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, right? So but in terms of Aristotle's concept of diction, it has two meanings, एक तो spoken word और एक sung word, SUNG, sung, है ना। sung song का ही थर्ड फॉर्म हो गया। it has two words and sung word को आप लिख सकते हैं, it is a studied pitch variation, studied, STUDIED, studied pitch variation, correct, the delivery of the word as we say. So sung word is a studied pitch variation, studied pitch variation, PITCH। तो studied pitch variation में हम इसको देखते हैं। तो हमने देखा लेक्सिस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेक्सिस किसके अंदर आता है, डिक्शन के अंदर आता है एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी में। उसमें फिर दो पार्ट्स हैं, स्पोकन और संग वर्ड। संग वर्ड का मतलब है स्टडीड पिच वेरिएशन। अब जो पिच है इसको डिफाइन कर लेते हैं, ये आपके उसमें भी आ जाएगा ना, प्रोजेडी में, ठीक है। तो डिफाइन करेंगे व्हाट इज अ पिच। पिच इज इंटोनेशन और नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड, बहुत डिटेल में लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड per minute, vocal cord, CHORD, number of vibrations of vocal cord per minute, ठीक है। तो हम इसको कहेंगे पिच, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड पर मिनट इज कॉल्ड एज पिच, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया सब लोगों को। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा एक वर्ड और आता है इंटोनेशन, नोट कर लेंगे इंटोनेशन। इंटोनेशन की भी बात एरिस्टोटल करते हैं इस टॉपिक में, यहाँ पर पढ़ा भी दे रहा हूँ जल्दी से। इंटोनेशन इज राइज एंड फॉल, राइज एंड फॉल ऑफ पिच। इंटोनेशन एग्जाम में आएगा आपके, EMRS में भी आ जाएगा, राइज एंड फॉल ऑफ पिच, ठीक है। राइज एंड फॉल ऑफ पिच इज कॉल्ड एज इंटोनेशन। तो क्लियर हो गया, राइज एंड फॉल ऑफ पिच इज कॉल्ड एज इंटोनेशन। तो हमने देखा ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो ये क्लियर हो गया सबको। तो पिच का मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड पर मिनट, और इंटोनेशन इज राइज एंड फॉल ऑफ पिच, ठीक हो गया। अब फिर एरिस्टोटल बात करते हैं, ये लेक्सिस के अंदर ही चल रहा है सब, ठीक है। एरिस्टोटल बात करते हैं कि लैंग्वेज ऑफ अ ड्रामेटिक डिस्कोर्स कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज ऑफ अ ड्रामेटिक डिस्कोर्स, लैंग्वेज ऑफ अ ड्रामेटिक डिस्कोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। लैंग्वेज ऑफ अ ड्रामेटिक डिस्कोर्स कैसी होनी चाहिए, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। इसमें सॉन्ग होना चाहिए, इंटोनेशन होना चाहिए, इंटोनेशन अभी मैंने आपको बता दिया, सॉन्ग होना चाहिए, इंटोनेशन होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, पिच वेरिएशन होना चाहिए। सॉन्ग, इंटोनेशन, और द थर्ड एलिमेंट इज पिच वेरिएशन। So these are the three elements of, you can say, dramatic discourse: song, intonation and pitch variation according to Aristotle, ठीक है। अब पिच वेरिएशन में जैसे आप लोग समझ ही रहे हैं, जब हम ड्रामा करते हैं तो ड्रामा करते समय जो हमारा राइज एंड फॉल है वो होना चाहिए। जैसे इफ वी आर अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इफ वी आर यू नो doing a delivery of a sad scene,
तो उसका जो है राइज एंड फॉल अलग होगा। इफ वी आर वेरी हैप्पी तो उसमें हाई हो जाएगा पिच, ठीक है। इफ वी आर वेरी सैड मोनोटोनस हो जाएगा, ठीक है, और फ्लैट हो जाएगा। तो उसको पिच वेरिएशन उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू द डायलॉग, और इंटोनेशन मैंने आपको बता दिया, वही राइज एंड फॉल और सॉन्ग के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम मेलोपैया, जो कि कल एक दूसरा टर्म और था मेलोपैया। इसकी स्पेलिंग है ओनोमेटोपैया जैसा लग रहा है कि नहीं, पैया, इसको पैया बोलेंगे, पोया नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो MELOPOIIA, MELOPOIIA, मेलोपैया। सो ये कौन से, जो एरिस्टोटल ने कौन से डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी के कौन से पार्ट से लिया है ये लिख लेंगे। सॉन्ग और मेलोडी से लिया है इन्होंने, 6 पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी हमने किया है, तो सॉन्ग और मेलोडी से उन्होंने इस टर्म को लिया है जिसका नाम है मेलोपैया, ठीक है। अब इसमें एक कोटेशन दे रहा हूं मैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक थिएटर डांस, जो हमारा एक फॉर्म है, उसके फादर कौन थे वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। फ्रेनिकोस, PHRENIKOS, नोट करेंगे, PHRENIKOS, PHRENIKOS, फ्रेनिकोस। सो फ्रेनिकोस को क्या बोला जाता है, इन्वेंटर ऑफ डांस फॉर्म इन ग्रीक, इन्वेंटर ऑफ डांस फॉर्म इन ग्रीक कल्चर, inventor of dance form in Greek culture, Phrynikos, inventor of dance form in Greek culture। and Phrynikos के बारे में ये कोटेशन है, ये एक सेइंग है कि Phrynikos invented, ये मैं, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि Phrynikos invented as many dance steps as the waves of a sea, invented as many dance steps, ठीक है, as the waves of sea। Phrynikos invented as many dance steps as the waves of sea, ठीक है। और फिर वहां पर ये कहते हैं कि a dramatist has the liberty, तो यहाँ पर एक वर्ड यूज कर देते हैं हम, liberty to use all the prevalent musical forms। According to Aristotle, a dramatist has the liberty to use all the prevalent musical forms, he has the liberty to use all the prevalent musical forms। लिबर्टी टू यूज ऑल द प्रिवलेंट म्यूजिकल फॉर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक टॉपिक बचा था इसमें, उसको भी लिख लेते हैं, खाली एक वर्ड है। जैसे हम लोग जानते हैं साथियों कि स्पेक्टिकल को उन्होंने लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहा है, तो स्पेक्टिकल का ग्रीक नेम आपके एलटी में, लेक्चरर में कहीं भी पूछ देगा, हमने लिखा नहीं था ये, तो इसको हम लिख लेते हैं ऑप्सिस, कैपिटल में आएगा, OPSIS, OPSIS, ऑप्सिस। ऑप्सिस इज अ ग्रीक नेम फॉर स्पेक्टिकल। OPSIS, opsis, is a Greek name for spectacle. So it's a Greek name for spectacle. Very important. Opsis. Literature in English. ठीक है। तो देखोगे इसमें क्या है, फैक्ट्स करके ऐसे भी लिखा है मैंने, इसको लिख लिया, सब लोगों को मिल गया। एडवांस बैच में भी डाला है मैंने PDF, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ करके वर्क है गांधी जी का, हम जानते हैं। इट कवर्स द लाइफ, इट कवर्स द नैरेटिव ऑफ द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी टिल डैश। कब तक की लाइफ को इसमें कवर किया इन्होंने, ये दिखाया है, ये पूछा है, ठीक है। तो ऊपर ऑप्शन दिखे हैं, देखो अगर आप PDF में जाओगे सेकेंड पेज में, सबसे ऊपर मैंने पेन से लिखे, ब्लू पेन से, 4 ऑप्शन है, 1925, 1921, 1927 और 1929। ट्राई करो आप लोग ऑफलाइन में भी,
कब तक की लाइफ को कवर करते हैं? स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग में गांधी जी की लाइफ कब तक की कवर करी हुई दिखाई गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर बता देता हूँ, देखो ना, इसका आंसर है 1921। ठीक है, द आंसर इज इट कवर्स द ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी टिल 1921। ठीक है, बहुत बार आएगा, शॉर्ट में फैक्ट बना के नोट कर लो। ठीक है, फैक्ट्स बना के नोट कर लो कि द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ कवर्स द लाइफ ऑफ गांधी टिल 1921। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 प्रोटैगनिस्ट इन गिरीश कर्नाड्स हयावदना। हयावदना, गिरीश कर्नाड का जो हयावदना है उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और एक नहीं है उसमें, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ 3 प्रोटैगनिस्ट इन गिरीश कर्नाड्स हयावदना। तो अब ये हयावदना इतनी बार पूछ लिया है कि इसको छोड़ना हमारा रिस्क हो जाएगा, थोड़ा सा इस पर लिखो, इस हयावदना, आंसर तो आ ही जाएगा, कोई बात। इट इज अ प्ले बाय गिरीश कर्नाड, एड कर रहा हूं हयावदना पे। इट इज अ प्ले बाय गिरीश कर्नाड telling the story of two friends, telling the story of two friends, देवदत्त एंड कपिल, दो तो यहीं आ गए, टेलिंग द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हाईलाइट होंगे, देवदत्त एंड कपिल, देवदत्त एंड कपिल, who are in love with the same woman, who are in love with the same woman, Devdutt and Kapil, who are in love with the same woman and who accidentally swap heads, main point आ गया, and who accidentally, ठीक है, and who accidentally swap means interchange, SWAP, and who accidentally swap heads, यही तो है इसमें हयावदना, मैंने बताया था, द हेड ऑफ अ डोंकी, द हेड ऑफ अ डोंकी, सॉरी यहाँ पर हयावदना में है द हेड ऑफ अ हॉर्स, हॉर्स है, ठीक है, और हॉर्स लिख देना, द हेड ऑफ अ हॉर्स। जैसे हमारे यहाँ नहीं है लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा की पूजा करते हुए दिखाया है इसमें, लॉर्ड गणेशा के साथ भी तो यही है कि उनका हेड भी जो है स्वैप हो गया था, तो वही चीज इसमें भी है। और इसमें जो देवदत्त है वो क्या है, पोएट है, देवदत्त के बारे में लिख देना, देवदत्त क्या है, पोएट हैं, और जो कपिल हैं वो क्या है, सन ऑफ अ आयरन स्मिथ, लुहार के बेटे हैं, सन ऑफ अ आयरन स्मिथ, ऑफ एन आयरन स्मिथ, ठीक है, इज द सन ऑफ एन आयरन स्मिथ। तो हयावदना का मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा तो ये है, इज द बॉडी ऑफ मैन, एज द बॉडी ऑफ अ मैन एंड हेड ऑफ अ हॉर्स, ठीक है। हाँ, हयावदना का मतलब क्या है, उसका जो शरीर है वो क्या है, इंसान का है, और जो उसका सर है वो है हॉर्स का, ठीक है। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है, हम जानते हैं कि जो है गिरीश कर्नाड माइथोलॉजी से पजेस्ड है। अब इसका आंसर बताता हूँ फिलहाल, तो इसमें पद्मिनी जो है ना वो भी कैरेक्टर है इसमें ना, ठीक है ना, हाँ, जो पद्मिनी है वही गर्ल का नाम है जिसके साथ वो मैरिज करते हैं। तो इसमें आंसर आ गया, फिर गौतम इज द आंसर, तो टिक कर लेना, गौतम जो है इसमें 3 प्रोटैगनिस्ट में से एक नहीं है, ठीक है। तो गौतम को मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट भी कर रहा हूँ, सो गौतम इज द आंसर, ठीक है। चलिए फिर थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड क्वेश्चन में लिख भी देना आप। तो थर्ड क्वेश्चन, फिक्शनल पर्सोना ऑफ मुल्क राज आनंद सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क इज, फिक्शनल वर्ड इसको नोट करो, फिक्शनल पर्सोना को नोट करो, इस टर्म को अपनी कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 3 में हूं मैं, फिक्शनल पर्सोना। तो फिक्शनल पर्सोना का मतलब होता है एक तरीके से
अपने ही सेल्फ नरेशन या सेल्फ पर्सनैलिटी, अपने को ही जब राइटर किसी काल्पनिक किरदार के थ्रू दिखाए, ध्यान से समझना, when the writer presents himself in the form of a fictional person, then that is called as fictional persona। तो यानी कि हम उसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल या ऑटोबायोग्राफिकल इस वर्ड को बोल सकते हैं। पर्सोना से पकड़ लेना, पर्सोना का मतलब होता है पर्सनैलिटी, और यहाँ पर किसकी पर्सनैलिटी है? राइटर की ही पर्सनैलिटी की बात हो रही है। तो फिक्शनल पर्सोना मीन्स पर्सनैलिटी ऑफ अ राइटर, ठीक है, तो उसको फिक्शनल पर्सोना बोला जाता है। राइटर जब अपने ही व्यक्तित्व को किसी और किरदार के थ्रू दिखाए तो उसको कहते हैं। बताओ तो इसमें क्या है? बखा, लखा, कृष्णचंद्र और हुकुम सिंह। ट्राई करो सब लोग। जी निशा जी, हाँ सुनील, बखा, हाँ ठाकुरदा, मुल्कराज आनंद ने, ऑनलाइन में भी बताओ भाई, मुल्कराज आनंद ने कौन सा अपना एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट किया है जिसमें वो अपनी बात या अपनी पर्सनैलिटी को ही शो करते हैं उस कैरेक्टर के थ्रू? ठीक है, आंसर बता रहा हूँ, इसका आंसर है कृष्णचंद्र। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बखा और लखा तो उनके कैरेक्टर्स हैं। हाँ, वो उसके फेमस कैरेक्टर्स हैं नॉवेल्स में, लेकिन कृष्णचंद्र जो है ये इनका एक ऐसा किरदार है जो कि हम देखते हैं कि इन्हीं की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड एज फिक्शनल पर्सोना ऑफ मुल्कराज आनंद। ठीक है, क्लियर हो गया? याद रखना अब इस पॉइंट को ना। क्वेश्चन 4, औरबिंदो टॉट डैश एट बड़ौदा कॉलेज आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। तो औरबिंदो ने कौन सी लैंग्वेज को पढ़ाया था जब वो बड़ौदा आए, बड़ौदा कॉलेज में, जब वो इंग्लैंड से वापस आ गए थे? सारे क्वेश्चन नेट में पूछे हैं, हाँ ट्राई करो। विच वन? इंग्लिश, बंगाली, संस्कृत या फ्रेंच? जी बबीता जी, बंगाली, हाँ। और इंग्लिश, बंगाली, ऑनलाइन में भी बताएं भाई। औरबिंदो टॉट डैश एट बड़ौदा कॉलेज आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड। देखो इसका आंसर याद रखना, फ्रेंच। फ्रेंच लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे वो, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़कर आए थे वो, और श्री औरबिंदो ने फ्रेंच पढ़ाई थी बड़ौदा कॉलेज में। ठीक है, श्री औरबिंदो वही सावित्री वाले, और हम जानते हैं कि औरबिंदो फिर बाद में आईएएस भी निकाला इन्होंने, बताया था मैंने ये। और एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती थी ट्रेनिंग के लिए, एंड ही रिफ्यूज टू डू द हॉर्स राइडिंग एंड हेंस लॉस्ट हिज आईएएस कैंडिडेचर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं कि ही क्वालिफाइड आईएएस, एट दैट टाइम इट वाज नोन एज आईसीएस, इट वाज नोन एज आईसीएस। ठीक है, आईसीएस बोला जाता था उसको। और सुभाष चंद्र बोस ने भी निकाला था, और मेरे ख्याल से आई थिंक भीमराव अंबेडकर ने भी निकाला था शायद, वो तो शायद थोड़ी बाद की जनरेशन में होंगे, बट हाँ टैगोर के भाई ने भी निकाला था। ठीक है, तो आईसीएस निकाला था। तो औरबिंदो क्वालिफाइड आईसीएस बट रिफ्यूज्ड टू डू हॉर्स राइडिंग। लिख लेना इस पॉइंट को ना, ये क्वेश्चन आ जाता है इनकी बायोग्राफी से। औरबिंदो की बायोग्राफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सेज बन गए थे फिर ये। He refused to do horse riding and hence lost his candidature। ठीक है, अब देखो फिर फिफ्थ क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग इज यूज्ड इन राजा राव नॉवल कांथापुरा, विच नैरेटिव टेक्निक इज यूज्ड? गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। राजा राव ने कौन सी नैरेटिव टेक्निक का यूज किया है कांथापुरा में? फ्लैशबैक्स का यूज करते हैं, फेरी टेल, नैरेटिव टेल, फर्स्ट पर्सन नरेशन, या हरि कथा पुराण स्टाइल? ठीक है, कांथापुरा, बताओ जी ठाकुर। आंसर इज वेरी गुड, द आंसर इज हरि कथा पुराण स्टाइल। ठीक है, he uses the method of हरि कथा
पुराणास, जो हमारे श्लोक पुराण होते हैं, पुराण का जो नरेशन स्टाइल उसको लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है कांथापुरा, ठीक है। कब आया था ये? 1938 में, है ना। इट इज कॉल्ड एज अ माइलस्टोन इन इंडियन नॉवल राइटिंग। इसी के प्रीफेस में उन्होंने क्या लिखा है? द फंक्शन और हाउ एन इंडियन नॉवलिस्ट इन इंग्लिश शुड राइट। ही शुड क्लिंग टू इंडियननेस। इंडियननेस की बात करते हैं वो, लिख लेना इसके प्रीफेस में। राजा राव ने किसकी बात करी है? इंडियननेस ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट। जैसे लिखा रहा हूं वैसे नोट करना है, इंडियननेस ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट, ठीक है। इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट की इंडियननेस की बात करते हैं। तो ये थे 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यही मैं आप लोगों को कराना चाह रहा था। कल फिर मैं इस टॉपिक को क्लोज करके हम लोग कल सब लोग पढ़ के आना जो हमारे फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है, ठीक है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैंने, 3 क्वेश्चन दे दिए। एक तो दे दिया आपका नहीं, एक तो दे दिया आपका राजा राव नहीं, उसका नाम वो है, हाँ राजा राम मोहन, वर्क्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय दे दिया। और एक क्या दिया है मैंने? धन गोपाल मुखर्जी। और तीसरा मैं दे रहा हूँ आपको कि ये जो ट्रियो है ना इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स का ट्रियो, हम जानते हैं आर के नारायण आ जाते हैं उसमें, मुल्कराज आनंद आ जाते हैं, MR आनंद, मुल्कराज आनंद आ जाते हैं और राजा राव आ जाते हैं। ये ट्रियो जो है ना, ये टर्म ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स, इनको कहा किसने है? ठीक है, सिंपल सा वन लाइनर है, राजा राव और आर के नारायण और मुल्कराज आनंद, दिस ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेलिस्ट हु सेड। इसमें मैं एक हिंट देता हूं आपको, एम के नायक ने नहीं बोला। एम के नायक ने काफी चीजें बोली हैं तो वो आंसर में आ जाते हैं, इसमें नहीं है। एम के नायक ने नहीं बोला है, आपको फाइंड आउट करके लाना है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कल मैं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इन चीजों को फाइंड आउट करके लाएंगे। 20th सेंचुरी का स्टार्ट ले लेंगे, है ना। तो यानी कि फ्रॉम 1901 टू 1947 तक के जो राइटर्स हैं उसमें हम कल करेंगे एक डिटेल डिस्कशन, ठीक है। आंसर बता देते हैं भवंदा आपको, ऐसी क्या बात है, ठीक है। तो देखिए पहले का आंसर है द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, इसका आंसर है 1921। पहले का आंसर है 2, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन है ये वाला। दूसरे का ऑप्शन है हयावदना, का आंसर है गौतम, यानी ऑप्शन नंबर 3। दूसरे का है ऑप्शन नंबर 3। तीसरे का फिक्शनल पर्सोना है कृष्णचंद्र दत्त, यानी ऑप्शन नंबर 3 अगेन। चौथे का औरबिंदो टॉट फ्रेंच, यानी ऑप्शन नंबर 4। और पांचवे का है ऑप्शन नंबर 4 अगेन, हरिकथा पुराण स्टाइल, ठीक है।